2025 के सेट 1 का हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी खंड बा। और इसमें पहले क्वेश्चन में सारे पार्ट करने होते हैं। और पहले क्वेश्चन का जो का पार्ट है वो सामने लिखा है। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को हम लोग h से लिखते हैं। शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन्होंने कहा जो आधार का व्यास है, आधार का व्यास 2r है, वो 28 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं शंकु का आयतन निकालो। तो पहले r निकाल लें। r बराबर हो जाएगा 28/2, तो 2 एक कम 2 और 2 चक्कू 8, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। भाई व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इसके बाद इन्होंने बोला कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो बेटा शंकु का आयतन निकालना, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 जब तक कुछ और ना दी हो। r की वैल्यू 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, r की वैल्यू 14 रखेंगे, 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। एंड हाइट इज 48 सेंटीमीटर। अब हम 7 से उसे काट दें, 7 दूनी 14 और फिर 3 से कट जाएगा वो 3 एक कम 3, 1 4, 1 बचा 18, तिछाक 18। अब इसके बाद 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। और 14 16 की मल्टीप्लाई कर दो तो 16 चक्कू 64 के 4, 16 चक्कू 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 एक कम 16 और 6 22। अब 224 और 44 की गुणा आप कर लीजिएगा, तो 224 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, फिर से वही आएगा दोबारा 896 ही आएगा। 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 8 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9856। यही आया भी हम लोगों का है 9856। चूंकि ये आयतन है तो आयतन हमेशा घन मात्रक में होता है, और आयतन चूंकि मात्रक दे रखा सेंटीमीटर, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पहले क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खा पार्ट पे। इसमें कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का हमें HCF फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 104 104 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 चक्कू 8, 1 9, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करें तो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करें 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से करें तो 2 छंग 12। फिर 2 3 6 और 3 एक कम 3। 104 के प्राइम फैक्टर करते हैं। चलिए 2 से काटे 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटे तो 2 दूनी 4 1 5, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर 2 एक कम 2 और 2 3 6। फिर 13 से काटे तो 13 एक कम 13। 96 के प्राइम फैक्टर देखिए क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ये कितनी बार आया है? 2 2 4 1 5। 2 की पावर 5 इंटू 3। और 104 के प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो 2 आया है कितनी बार? 1 2 3। 2 की देखिए इस क्वेश्चन में 96 और 404 दिया है, गलती से ये 104 लिख गया है। तो चलिए इसको ठीक कर लेंगे, 404 कर लेते हैं। 96 है और 404 है, तो फिर यहां पर चेंज हो जाएगा, 404 हो जाएगा। तो 404 के फैक्टर करने हैं तो 2 से काटिए, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4। फिर 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2 और 101 आएगा। 101 एक कम 101। तो 96 तो वही है नंबर, ठीक है। 404 के करने हैं तो 404 के फैक्टर होंगे, 2 बार आया है 2 स्क्वायर इंटू 101। अब हमें इनका HCF फाइंड करना है। 96 और 404 का HCF कैसे निकलेगा? 96 और 404 का HCF निकालना है। HCF में हमेशा हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं। HCF में हमेशा कॉमन लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर केवल 2 है, और इसमें पावर्स हो तो छोटी घात में लेते हैं।
छोटी घात में। यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इनमें छोटी पावर कौन सी है? 2 है, तो 2 स्क्वायर बनेगा, और 2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4। तो मतलब इसका HCF आ जाएगा 4। HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। देखिए 4 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, 4 दूना 8, 1 9, 1 बच्चा 16, 4 चक्कू 16, और 4 इसे भी डिवाइड कर रहा होगा। इससे बड़ा ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये इसका HCF हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन भी हम लोग चेक कर लें। पहले क्वेश्चन का गा पार्ट, पॉइंट है -1,7 और 4,-3। इन पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन में अस्पष्टता है, क्योंकि विभाजन भी दो तरीके का होता है बेटा, एक अंतः विभाजन होता है और एक वायता विभाजन होता है। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया कि कौन सा विभाजन चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों लगा दो, अलग अलग हेडिंग डाल के, एक बार अंतः विभाजन की स्थिति में, एक बार वाह्यता विभाजन की स्थिति में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम अंतः विभाजन की स्थिति में लगाएंगे। अंतः विभाजन की स्थिति में, या हेडिंग डाल दी अंतः विभाजन की स्थिति में, और एक बार ऐसे ही डाल देना वाह्यता विभाजन की स्थिति में। तो जिसको जो दोनों आंसर आ जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। तो अंतः विभाजन की स्थिति में फॉर्मूला बेटा क्या होता है, P के निर्देशांक निकालने के लिए अंतः विभाजन का फॉर्मूला हम पूरा लिख दे रहे हैं। क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट होते हैं ये x1 y1 होते हैं बेटा, और दूसरे पॉइंट होते हैं इनको क्या मानते हैं, x2 y2। ये x1 का मान, ये y1 का, या x2 का, ये y2 का, और ये m1 होता है और ये m2 होता है। अब ऊपर से वैल्यू देख देख करके पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4, प्लस m2 की वैल्यू है 3, और x1 की वैल्यू है -1। अपॉन में है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। फिर m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -3, प्लस m2 की वैल्यू है 3, m2 की वैल्यू है 3, और y1 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है 7, अपॉन m1 प्लस m2, और m1 क्या है बेटा 2 और m2 क्या है 3। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 बटे 2 प्लस 3, ठीक है। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3, 3 और 2 5, फिर 2 3 6 -6, 7 3 21 बटे 3 और 2 5। इस तरफ आए और इधर से उधर जाने में जब भी लिखें तो बहुत ध्यान रखिए, कुछ सब कुछ सही नोट हो। 8 में से 3 गए तो कितना हुआ, 5 बटे 5, और 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 बटे 5। तो आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 3 15। आंसर आ जाएगा 1,3। इन्होंने लिखा था नहीं अंतः विभाजन की स्थिति में निकालो, तो आप अंतः भी निकाल दीजिएगा। वाह्यता में क्या होता है, सिर्फ बीच में प्लस की जगह पर यहां पर क्या होता है माइनस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है घ पार्ट क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 है, देन हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। बहुत आसान प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री का है। आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन में 1/2 मान होता किसका है। तो साइन में बेटा 1/2 मान होता है 30 अंश का। अब साइन साइन हटा देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद कॉस में हमें देखना होगा कि 1/2 मान होता किसका है। कॉस में 1/2 मान होता 60 अंश का, कॉस 60 1/2, कॉस कॉस हटा दीजिए तो बीटा बराबर 60 अंश। अब हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। बेटा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 30 अंश और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 अंश। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 अंश।
तो इसका आंसर आ रहा होगा 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी निकालो। इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो इस पॉइंट की मूल बिंदु से दूरी निकालनी, यानी ओपी या पीओ जो भी लिख पाओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट में क्या होता है -6 -0 -6 का होल स्क्वायर 8 -0 का होल स्क्वायर। -6 में 0 जाएगा तो -6 का वर्ग, और 8 में 0 जाएगा 8 का वर्ग। बेटा 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, और 8 का वर्ग 64 होता है। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 100। तो फाइनली 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो इसमें आंसर आ रहा है 10 मात्रक, लिख दीजिएगा 10 मात्रक। अगला क्वेश्चन, इसका चा पार्ट, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है ये। इस क्वेश्चन का हम लोग एलएचएस पुटअप कर लिए, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, और देख लीजिए आरएचएस में कॉसेक में आ रहा है। इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, कॉट को हम लिख देंगे कॉस बटे साइन। कॉट को हमने लिख दिया कॉस बटे साइन, और ये ऐसे ही लिख दिया। फिर यहां पे ये जो कॉट है इसको लिख देंगे कॉस बटे साइन, और प्लस कॉस ऐसे ही लिख दिया। कॉट को कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। ऊपर से कॉमन क्या बताओ जरा, ऊपर से कॉस ए कॉमन, कॉस ए कॉमन तो बचेगा 1/sin ए, फिर कॉस ए कॉमन तो हो गया -1। नीचे से कॉस ए कॉमन, कॉस ए कॉमन तो बचा 1/sin ए, फिर कॉस ए कॉमन तो बचा +1। ये कॉस ए कट गया। 1/sin ए क्या होता है कॉसेक ए -1, और 1/sin ए क्या होता है कॉसेक ए +1। अब एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन का राइट हैंड साइड यही आ रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया, कॉट को कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन, कॉस कॉमन लिया, कॉस यहां से कॉमन वो कैंसिल हो गया, और 1/sin वो कॉसेक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न है। 17वें पद को हम लोग A17 लिखते हैं। पहला पद होता है A1, फिर दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, 17वां A17, और 10वें पद को हम लिखते हैं A10। 10वें पद को हम क्या लिखते हैं A10 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। ये कह रहे हैं कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां वाला पद 10वें वाले पद से 7 अधिक है। ये 7 अधिक है, उसको 7 अधिक कर दो, दोनों बराबर हो गए। फिर से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां वाला पद 7 अधिक है, ये 7 अधिक है तो उसको 7 अधिक कर दो, दोनों बराबर हो गए। आगे कह रहे हैं इसका सर्वांतर निकालो। यहां पर एक काम और करेंगे, हम लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो बेटा 17वां पद होता है a + 16d, a + 16d, फार्मूले से एक कम हो जाता है। A10 क्या होता है, 10 में से 1 गया 9, a + 9d + 7। ये किस फार्मूले से आया, फार्मूला ये होता है an बराबर a + n - 1 × d। इस फार्मूले में अगर n का मान 17 रखेंगे तो 17 में 1 जाएगा 16, a + 16d हो जाएगा, और अगर 10 रखेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, a + 9d हो जाएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, प्लस का 9d इधर आया तो -9d बराबर 7, 16 में से 9 गए 7, 7d बराबर 7, 7 से काट दीजिए, 7 × 7, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू इसमें हो गई 1। ठीक है, ये 4 नंबर लायक प्रश्न कतई नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाते हैं, तो ये 4 नंबर लायक प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो आपको 4 ही मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन का खा पार्ट देखिए क्या है। इक्वेशन है √2x² + 7x + 5√2 = 0।
ये कह रहे हैं समीकरण के मूल निकालो। देखिए समीकरण के मूल निकालने के दो रास्ते हुए हैं आपके पास, या तो इसके फैक्टर हो जाएं और फैक्टर ना हो तो फिर हम श्रीधराचार्य मेथड से जाएंगे। पहले चेक करते हैं, एक बार इक्वेशन मैच कर लें। सही लिखी है? हाँ सही लिखी है। तो फैक्टर करने के लिए होता यह था कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते थे हम लोग। √2 की गुणा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी 10 आ गया। कितना आ गया? √2 की गुणा 2 और 2 पंचे 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 10 के फैक्टर सभी जानते हैं, 5 दूना 10 और 5 और 2 7। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस 7 को लिख देंगे 5 + 2 + 5√2 बराबर 0। 5 और 2 7x होता है। फिर √2x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? x कॉमन तो हो गया √2x, x कॉमन हो गया √2x, फिर x कॉमन तो हो गया 5। इन दोनों में क्या कॉमन है समझिए। जैसे 2 कहीं लिखा है तो उसे आप ऐसे देखना शुरू कर दो, √2 किसी भी नंबर को रूट पहनाओ तो 2 बार हो जाता है। 3 लिखा है तो क्या देखो उसको, √3। तो यहां पर 2 दिखा है, आपको दिखना चाहिए, ये 2 नहीं दिखना चाहिए, √2 यहां पर दिखना चाहिए, √2 लिखा है। √2 कॉमन ले लिया, 2 में से अगर √2 निकल गया तो बचेगा √2x, फिर ये √2 निकल गया तो बचा कितना? 5। अब ये पूरे में से कॉमन ले लीजिए, √2x + 5, तो बचेगा x + √2 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार पहला फैक्टर हम 0 कर देंगे, √2x + 5 बराबर 0, प्लस का 5 उधर गया -5, x बराबर -5/√2। एक तो ये हो गया मूल, और दूसरा फैक्टर 0 करेंगे तो x + √2 बराबर 0, तो +√2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -√2। तो इसके दो मूल आ जाएंगे, -√2 और -5√2/2। आंसर अनसॉल्व से मैच करना तो इसमें √2 से गुणा, √2 से भाग कर लो, उतना छोड़ोगे तब भी बिल्कुल सही है। -5√2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो गई। तो लास्ट में आंसर जरूर इस तरीके से लिखें हर क्वेश्चन में। तो लिखेंगे मूल निम्नलिखित हैं, और एक मूल आप नोट कर दीजिए, -5√2/2 कॉमा -√2 और पैक करके यहां पर क्या लिख दें? आंसर। अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का है, दूसरे का ग पार्ट। ये 4 नंबर लायक प्रश्न है ओरिजिनल। इसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक पॉइंट D है। तो सबसे पहले बेटा इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC, एक काम करें त्रिभुज का नामकरण कर दें, ABC की भुजा BC पर एक पॉइंट D है। इसकी भुजा BC पर एक पॉइंट ले लिया, क्या नाम रख दिया? D। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक पॉइंट है जिसका नाम है D। इस प्रकार है कि कोण ADC, तो बेटा पहले मिला लिया जाए, ADC को मिला दिया, यानी ये कह रहे हैं कोण ADC बराबर कोण BAC, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए एक डेरिवेशन है। लगाने का तरीका, इसका फॉर्मेट वही रहता है त्रिभुज के सवालों में। सबसे पहले हम ये लिखेंगे ज्ञात है या दिया है। क्या ज्ञात है देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर पॉइंट D इस प्रकार है। किस प्रकार है देख लेते हैं। क्या दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया है। इसमें कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक पॉइंट D है कि कोण ADC बराबर BAC। मतलब सीधा सा है कि ये वाला कोण
इस वाले कोण के बराबर है। अच्छा जी, आगे बढ़ चलिए, अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है में लिखेंगे CA² बराबर CB इंटू CD। ये हमें प्रूफ करना है। और अगली हेडिंग पड़ेगी उपपत्ति यानी प्रूफ, क्योंकि इसमें कोई रचना करनी नहीं है। ऐसे सवालों में बेटा करना पता क्या होता है कि आपको दो त्रिभुजों को समरूप करना होता है, दो त्रिभुजों को समरूप करना होता है। और चूंकि CA² आ रहा है, अब इसमें समस्या क्या आती है, बच्चों को यह सेलेक्ट करना रहता है कौन से ट्रायंगल को समरूप करें। अब देखो इसमें CA 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ऐसे दो त्रिभुज लो जिसमें CA आ जाए, दो ट्रायंगल ज्वाइन करो जिनमें CA आ जाए। तो एक तुम ये वाला ट्रायंगल ले लें, इसमें CA मिल जाएगा, और एक पूरा ट्रायंगल ले लें। दोनों ट्रायंगल हम आपको दिखा देते हैं डार्क करके थोड़ा सा। एक तो ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल हम ले लें, फुल ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा कौन सा ले लें? दूसरा ले लें मान लो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ले लें बेटा हम ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों में खास बात है CA कॉमन हो रही है, और जब CA दोनों में आएगी तो हम लास्ट में कहेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, उससे CA² बन जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को कैसे किया जाए समरूप? समरूप करने के लिए तीन रूल होते थे, एक तो एंगल एंगल, एक साइड साइड साइड, और एक होता था साइड एंगल साइड। लेकिन इसमें एक कोण बराबर है, देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ग्रीन ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और अगर ध्यान से देख पा रहे हो ये वाला एंगल कॉमन एंगल है बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल ऐसा है जो ग्रीन ट्रायंगल में भी है और रेड ट्रायंगल में भी है, दोनों में है। तो एक तो एंगल ये वाला बराबर और ये कॉमन एंगल हो गया, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। नाम कैसे लिखा जाए? एक तो नाम कुछ भी लिख लो, जैसे पहला वाला मान लो आपने ABC लिख लिया। दूसरा वाला लिखते समय ध्यान रखिएगा क्योंकि C पर बना एंगल बराबर हो रहा है, लास्ट में इसमें C है तो उसमें भी क्या लिखेंगे C। फिर इसमें पूरे ट्रायंगल में जो A पर एंगल बन रहा है, इस वाले में वो D पर एंगल बन रहा है। A पहले है तो यहां पे D लिखेंगे, तो DAC। ध्यान से इसको देख लीजिए, ABC में जो A पर एंगल बन रहा है वो उसमें D पर बन रहा है, ठीक है। और जो C पर बन रहा है C वाला तो कॉमन है। तो दो एंगल कौन कौन से बराबर है देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे ADC बराबर BAC, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ADC यानी ये वाला कोण और BAC यानी ये वाला कोण, ये बराबर है। क्यों बराबर है लिख देंगे, यहां दिया है। और फिर लिखेंगे कि ACD बराबर ACB, ACD बराबर ACB। ये क्यों बराबर है? यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, कॉमन एंगल। अब यहां लिखेंगे एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से हम ये कह देंगे कि ये ट्रायंगल इसके समरूप है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। फिर यहां एक लाइन लिखना कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं देखिए, AB के संगत कौन होगा? DA। AB अपॉन DA बराबर BC अपॉन AC। BC AC कहो या उसे CA कह दो, एक ही बात है, BC अपॉन CA है ना। BC को भी चाहे तो CB लिख लो क्योंकि CB आ रहा है, तो CB अपॉन CA और बराबर CA अपॉन CD, CA अपॉन CD। फिर से देखिए, AB के संगत कौन है? DA। CB के संगत कौन है? CA। और CA के संगत कौन है? CD। अब ये वाला पोर्शन उठा लो, तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो CA की गुणा हो जाएगी, CA² बराबर CB इंटू CD, CB इंटू CD, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन सर्किल का है। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है ये घा। इसमें कह रहे हैं चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। एक चतुर्भुज ABCD है जो किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। तो एक काम करते हैं, पहले वृत्त बना लें। पहले क्या बना लें? वृत्त। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना लेते हैं बेटा। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना लिया, चाहे ऐसा बना लो, कोई समांतर चतुर्भुज की बात नहीं हो रही है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाना है। ये लाइन यहीं तक रखना, आगे निकल गई। एक ये चतुर्भुज का नाम हो गया बेटा ABC और D। ये लाइन यहीं तक रखना और ये वाली लाइन यहीं तक रखना बस, ठीक। ध्यान से सुनिए, एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। ये वृत्त के परिगत खींचा गया है। वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर खींचा गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सिद्ध करो, एक डेरिवेशन दिया है। तो बस इसमें दिया है और सिद्ध करना है, में ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल यहां हेडिंग डालेंगे दिया है और पहली लाइन वही लिख देंगे जो क्वेश्चन में छपी है, वही लाइन लिख दो। क्या छपी है कि एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। वृत्त के परिगत है, बस खत्म। और कुछ मत लिखे, दिया है में, और वास्तव में कुछ और दिया भी नहीं है, क्या ही लिखोगे। सिद्ध करना है भी एक लाइन में लिख दो सीधे, जो भी इन्होंने कहा सिद्ध करना है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। AD प्लस BC। फिर से ध्यान दो, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसके बाद बताइए क्या है? उपपत्ति करनी है। रचना कर लो थोड़ी इसमें, या रचना की कोई जरूरत है नहीं, इसमें उपपत्ति करिए सीधे। इसमें हम लोग एक थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। एक थ्योरम अलग से समझ लो, जैसे वृत्त हो और वाह्य बिंदु यहां से स्पर्शी खींची गई, ये बराबर होती हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो PA बराबर क्या कहेंगे? PB। वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। सबसे पहले थ्योरम लिख भी देंगे कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। तो अलग अलग पॉइंट्स से हम देखेंगे। पहले इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दे रहे हैं, जैसे नाम दे दिया P, Q, R और इसको नाम क्या दे दिया? S। सबसे पहले हम पॉइंट A से देखेंगे, तो AR बराबर AS। यहां लिख भी देंगे किस पॉइंट से देख रहे हैं, इससे चेक करने वाले को स्पष्ट हो जाए। बिंदु A से देखेंगे तो ये वृत्त है, वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। हम कह सकते हैं AR बराबर AS। AR बराबर AS, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे बिंदु B से। बिंदु B से क्या देखेंगे? बिंदु B से वही वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती है। BR बराबर BQ। BR बराबर, यहां एक खास बात ध्यान रखने वाली बताते हैं आपको क्या है। जैसे आपने लेफ्ट साइड में AR लिखा था, AR लिखा था, तो लेफ्ट साइड में BR ही लिखना, क्योंकि अभी हम इनको जोड़ेंगे। तो AR में जब BR जुड़ेगा, AR में BR जुड़ेगा तो AB बनेगा, और AB हमको लाना है। मेरा कहने का मतलब BQ बराबर BR लिखोगे तो दिक्कत होगी, बाद में फिर चेंज करना पड़ेगा। अगर इस तरफ AR है तो उधर क्या लिख दो? BR। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु C से चेक करते हैं। लिखेंगे बिंदु C से। C पॉइंट से देखें तो वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शी बराबर होती है।
इधर बी क्यू है तो वही लिखो CP बराबर CQ, CP बराबर CQ, इक्वेशन नंबर 3। और फिर यहां पर हम बिंदु D से लिखेंगे। जैसे इधर आपने CP लिखा है, CP के साथ में क्या बन रहा DP, तो जब D से देखें तो आप लिखें DP बराबर DS, DP बराबर। अब इन चारों इक्वेशंस को बेटा जैसे ही जोड़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो जब हम इन चारों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP, AR प्लस BR, AR प्लस BR प्लस CP प्लस DP इज इक्वल टू, इधर देखिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, AS प्लस BQ प्लस CQ, AS BQ CQ DS। यहां ध्यान से देखना कि हम AR और BR को जोड़कर क्या लिख सकते हैं बेटा? AR में ध्यान दो, AR में BR जोड़ेंगे तो उसे हम AB कह सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, CP में अगर DP जोड़ेंगे, CP में DP जोड़ेंगे तो उसे हम लोग DC कह सकते हैं, CD कह सकते हैं, तो जो भी कह लो। मतलब CP डिस्टेंस में CP ये है, DP ये है, तो CP में DP जुड़ेगा तो उसे CD बोल दो। क्या बोल दो? CD। ये जुड़ गया। अब क्या है आगे देखिए, अब AD लाना है। इन दोनों को एक पास कर लेना थोड़ा आगे पीछे, AS और DS। AS में अगर DS जुड़ेगा, AS में DS जुड़ेगा तो AD हो जाएगा। और आगे पढ़िए, जब हम BQ में CQ जोड़ेंगे, BQ में CQ जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अभी इसमें 2 पार्ट और बाकी हैं। दूसरे का सेकेंड लास्ट पार्ट 28.5 वाला, ये हमको लगता सेट 6 में भी था क्या? ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर हो तो रिपीट होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, नहीं है उसमें, नहीं है तो ठीक है। इसमें क्या है, इसको स्टॉप कर दीजिए वीडियो को थोड़ा सा, तो नोट कर लें तो टाइम बच जाएगा वो देखने वालों का। देखिए दूसरे क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट पार्ट है। एक टेबल दे रखी है और उसमें 5x 20 15 y 5, ठीक है। इसमें जो माध्यक दिया है वो 28.5 है और हमें यहां से x और y फाइंड करना है। माध्यक कह लो या माध्यिका, एक ही बात है। जब इन्होंने माध्यक 28.5 दे रखा है तो माध्यक वर्ग पहले से स्पष्ट हो गया। माध्यक वर्ग वैसे नहीं निकालना है कि जोड़े फिर हम आधा करें, वो नहीं करना है। जब माध्यक पता है तब हमें पता है 28.5 कहां आएगा। 28.5 आएगा 20 से 30 में, तो यहां तुरंत लिख दे रहे हैं, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। फिर से एक बार समझ लें, सबसे खास बात इस सवाल की यही है, बच्चों की आदत पड़ जाती ज्यादातर सवाल लगाते लगाते कि यहाँ पे सबसे पहले माध्यक की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता पहले 5, फिर इसमें x जुड़ेगा तो 5 + x, फिर 20 जुड़ेगा, 20 5 25 + x, फिर 25 15 40 + x, फिर इसमें y जुड़ेगा तो 40 + x + y, फिर 40 में 5 जुड़ेगा तो 40 5 हो जाएगा 45 + x + y। और इसे जोड़ेंगे तो वही मिलेगा। देखिए 15 5 20 और 20 40 और 5 45, 45 + x + y। अच्छा, बारंबारताओं का योगफल कितना दे रखा है बेटा? बारंबारताओं का योगफल दे रखा 60। बारंबारताओं का योगफल दे रखा है कितना? 60। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, बारंबारताओं का योगफल या n बराबर दे रखा है। n मतलब वही होता है बारंबारताओं का योगफल। तो बारंबारताओं का योगफल हमारे हिसाब से क्या निकला? 45 + x + y बराबर 60, यानी x + y बराबर +45, उधर गया तो -45। और बेटा 60 में से 45 घटेगा
60 में से 45 घटेगा तो 15। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करना है, एक एक्स वाई में रिलेशन आ गया, अगर एक और आ जाए तो फिर एक्स वाई के मान आ जाएंगे। खास बात इसमें यह कि माध्यक वर्ग, स्टॉप करो बेटा जरा, देखें क्या बता रहे हैं। वर्ग x प्लस वाई, या 60 में 45 घटेगा तो 15 आएगा बेटा। अच्छा, माध्यक वर्ग 28.5 था और 28.5 20 से 30 में होगा। माध्यक वर्ग का माध्यक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसमें जरूरत होता है एल। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20। और माध्यक वर्ग को यहां पर हाईलाइट कर ले रहे हैं। माध्यक वर्ग ये है बेटा। अब L प्लस एन बाई 2, तो n स्मॉल n सवाल में दिया इस बार है, वैसे कैपिटल N से भी लिखते हैं, स्मॉल n ही लिख लो, स्मॉल n 60 दे रखा है। L प्लस एन बाई 2 माइनस CF। CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। कितना, 5 प्लस एक्स। F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी, 20। और H क्या है, वर्ग विस्तार है। तो वर्ग विस्तार कितने कितने का होता है, 10-10 का होता है। 10-10 का वर्ग विस्तार होता है। अब माध्यक बराबर लिखा हुआ है 28.5। माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस एन बाई 2 माइनस CF। कैपिटल N की जगह स्मॉल n कर लीजिए क्योंकि सवाल में दिया है। L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इज इक्वल टू 28.5। L कितना है 20, N कितना है 60 बटे 2, CF कितना है, CF है 5 प्लस एक्स अपॉन F कितना है 20 इंटू H है यहां पर 10 बराबर 28.5। तो 10 से ये कटेगा, 10 दूना 20, 60 को यहां से काट दो, 30 में से 5 जाएगा तो 30 में से 5 जाएगा 25, और माइनस अंदर जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 बराबर, ये 28.5 है और ये 20 है, तो 28.5 में से प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अभी क्या होने वाला है, x की वैल्यू निकल आएगी यहां से x की वैल्यू निकल आएगी बेटा। तो 25 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 28.5 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8.5। अब 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 17.0। 17.0 में 17 इधर आया तो माइनस 17, माइनस एक्स उधर गया प्लस एक्स। 25 में से 17 गए तो 8, एक्स बराबर 8 आ गया, 8 7 आएगा आंसर इसमें। एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स की वैल्यू 8 है प्लस वाई बराबर 15, और 15 में से 8 गए 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है और इतनी बार आएगा कि अगर आप सॉल्व करें तो इसके आंसर तक आपको याद ही हो जाएंगे, 8 7। आखिरी प्रश्न देखिए क्या है, आखिरी क्वेश्चन है लास्ट, इसका दूसरे का लास्ट। किसी कारण 12 खराब पेन, तो खराब पेनों की संख्या 12, 132 अच्छे पेनों से मिल गए, तो अच्छे पेन कितने हो गए, 132। केवल ये देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है। इस मिश्रण से एक पेन उठाते हैं, पेन के अच्छा होने की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले हम कुल पेनों की संख्या निकाल लें। कुल पेनों की संख्या कितनी होगी, 132 प्लस 12, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 144। तो यहां लिखेंगे अच्छा पेन होने की प्रायिकता, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा ये थ्योरी इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या।
फार्मूला होता ना, घटना के होने की प्रायिकता घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132 और कुल पेन है 144। 12 से कटेगा, 12 एक कम 12, 1 13, 1 बचा 12, 12 एक कम 12, फिर 12 एक कम 12, 2 बचे 24, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आ रहा होगा 11/12। स्टॉप कर दो, और क्या बताना पड़ता है मतलब।